हेलो एवरीवन, जय माता काली। आज 6 एपिसोड में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोगों को ये नवांशा सीरीज समझ में आ रही है और हेल्प कर रही है। आज का जो टॉपिक है वो है डेंजरस ईयर्स ऑफ योर लाइफ। हर इंसान की लाइफ में मोस्ट हैपनिंग ईयर्स होते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है इसी टॉपिक पे रहने वाला है कि किस तरीके से आप अपने नवांशा को देख करके वो ईयर्स कैलकुलेट करोगे, कैसे जानोगे हर राशि के लिए। 1 से लेकर 12 राशियों तक हम बताएंगे कि जो भी नवांशा है उसके हिसाब से किस तरीके से आप रेफरेंस पॉइंट कैसे लोगे, आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे उन ईयर्स को। और उस ईयर में बहुत ज्यादा डेंजरस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बुरा ही होगा, बट मोस्ट हैपनिंग ईयर्स होंगे। बहुत ज्यादा आप लोगों की जिंदगी में उथल पुथल हो सकती है, चीजें अनप्लान्ड चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कभी भी ऐसा होता है ना, हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था हमारी लाइफ में, उस तरीके के चेंजेस आ गए। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो होते हैं वो ईयर्स का मिलता है। तो वो ईयर्स को आप कैलकुलेट कैसे करोगे। अब क्योंकि मैंने इस टॉपिक का नाम लिखा है इसका डेंजरस ईयर्स ऑफ लाइफ, इसका मतलब ये है कि डेंजरस वो कब होंगे वो आपको आगे जब मैं ये बता दूंगी कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेशन के बाद मैं ये बताऊंगी क्या आपके लिए वो सच में ईयर्स डेंजरस हैं या वो न्यूट्रल रहेंगे, मैनेजेबल रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइफ में ऐसे चेंजेस आते हैं जो हम मैनेज इजीली कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो हमारी पूरी लाइफ को बदल के रख देते हैं। तो किस तरीके से आपकी कुंडली में आप वो चीज कैलकुलेट करोगे और यू विल बी रेडी। और जो ईयर्स निकल गए हैं उसमें जाकर के देखोगे कि किस तरीके से उन ईयर्स ने आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाला था। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हम सब जानते हैं, आज यहाँ पर मैं 2 चार्ट्स लूंगी, सिर्फ एक ही चार्ट के थ्रू समझा रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ हमको ईयर्स कैलकुलेट करना सीखना है, इसके लिए एक एग्जाम्पल चार्ट लिया है मैंने। अच्छा, अब इस चार्ट में जैसे हम हमेशा लगाते हैं D1 लगाते हैं, D1 मतलब आपकी लग्न कुंडली और D9 मतलब आपका नवांशा। तो यहाँ पर भी हमने D1 को लगाया है और नवांशा को लगाया है। तो इसका तरीका क्या होता है, जब आप ये ईयर्स कैलकुलेट करोगे, डेंजरस ईयर्स हर लग्न के लिए कि क्या लग्न है, तो वो ये लग्न कहाँ देखोगे। ये 2 तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। पहला तो आपका जो उदित नवांशा है, उदित नवांशा का मतलब है उदित नवांशा, और ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड 2 रेफरेंस पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट एंड द सेकंड रेफरेंस पॉइंट इज मून राशि इन नवांशा इन D9। ठीक है, यहाँ पर हमने चंद्र राशि से देखोगे तो 2 तरीके के रेफरेंस पॉइंट्स रहेंगे। जैसे कि उदित मतलब उदित नवांशा मतलब आपकी D9 में कौन सी राशि यहाँ पर उदय हो रही है, एरीज से लेके पाइसेस तक कौन सी राशि उदय हो रही है। तो पहला रेफरेंस पॉइंट तो आपका रहेगा राशि वाला। तो आप देखोगे 1 से लेके 12 तक, यहाँ पे हम ग्रह चेक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं नंबर कौन सा लिखा है। तो 1 से लेके 12 तक कौन सा नंबर लिखा है आप वो देखोगे। और मैं अभी यहाँ पर सारे वो इम्पोर्टेंट जो ईयर्स हैं वो आप लोगों को बता रही हूँ, आप पहले वो लिखो और फिर आप कैलकुलेट करोगे, देखोगे कि क्या इवेंट्स हुए, अच्छे और बुरे, वो सिखाऊंगी मैं। जब एक बार ये देख लिया, 2 तरीके से देखोगे तो मतलब उदित नवांशा से आपने कैलकुलेशन कर लिया। अब आप क्या करोगे, मून राशि में यहाँ जहां कहीं भी चंद्रमा बैठा है, जैसे चंद्रमा यहाँ पर सिंह राशि में बैठा हुआ है, 5 नंबर में बैठा हुआ है, तो यहाँ से या तो इसको घुमा लो 5 नंबर को, यहाँ बना लो मून, इजी हो जाएगा काउंट करना। अदरवाइज आप यहीं से काउंट कर सकते हो, यहाँ से काउंट करके आप देखो वो रेफरेंस ईयर कब आपको आ रहा है, यहाँ से कैलकुलेट करोगे आप चंद्रमा से, तो आपको ये एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि अच्छा उदित नवांशा से ये ईयर्स हैं और चंद्रमा से अगर मैंने कैलकुलेट किया तो ये ईयर्स है। अब उन दोनों में अगर कुछ कॉमन है या उस टाइम में आपके चंद्र कुंडली से जो आपने अपना जो मोस्ट क्रिटिकल ईयर्स निकाले थे वहां ज्यादा इवेंट्स आपके हुए हैं, या जो आपने नवांशा से निकाले थे वहां ज्यादा इवेंट्स हुए, वो आप देखोगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हर एक लग्न के यहाँ पर जो भी एक लग्न ग्रह होगा उसके जो क्रूशियल ईयर्स हैं वो क्या है। और जब आप ये देख लोगे उसके बाद जब आप चंद्रमा पर आओगे तो चंद्रमा के लिए भी ऐसे ही देखना है आपको कि वो किस राशि में बैठा है। जैसे इस D9 में जो हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया है, यहाँ पर लग्न क्या उदय हुआ है, 2 नंबर मतलब ये टॉरस वृषभ। तो टॉरस के जो ईयर्स आएंगे आप वो पकड़ोगे। फिर चंद्रमा कहाँ उदय हो रहा है,
सिंह राशि में। तो यहाँ पर आप देखोगे सिंह राशि में, ठीक है। तो सिंह राशि में जो ईयर्स हैं वो ईयर्स पकड़ोगे, फिर देखोगे कि कैसे सबसे ज्यादा हैप्पी ईयर्स आपके कौन से थे। और आगे जो मैं बताऊंगी कि आप मैनेजेबल है या फिर थोड़ा सा चैलेंजिंग जाएंगे, वो एक ट्रिक है, बहुत इजी है, बहुत अच्छा मतलब इजी तरीका है, आप उसको देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा ये तो दो कंडीशन हो गए। थर्ड कंडीशन ऐसी हो सकती है कि किसी के टॉरस में यहाँ पर ही चंद्रमा बैठा हो, तो ये जो ईयर्स होंगे चंद्र से भी वही ईयर्स आ रहे हैं, नवांशा से भी वही ईयर्स आ रहे हैं, वो ईयर्स आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा मीनिंगफुल रहेंगे, बहुत ज्यादा क्रूशियल ईयर्स आप उनको काउंट करोगे तो उस टाइम में इवेंट्स होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो यू हैव टू बी मोर कॉशियस जब ये डबल कनेक्शन बनता है हमारा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि एरीज में कौन कौन से ईयर्स हैं। एरीज लग्न के लिए 21st ईयर आपका, जो आप जब इतने साल के हो जाओगे तब 21st ईयर, 28th ईयर आपका, फिर आपका 33rd ईयर जब 33 साल के हो जाओगे तब, और फिर 41 एंड देन 56। ये जो ईयर्स है ना ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहेंगे। एजेस के लिए 21st, 28, 33, 41, 56, ये जो ईयर्स हैं आप लोगों के ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहने वाले हैं। उसके बाद टॉरस, जब टॉरस में आप लोग आओगे तो टॉरस वालों के लिए 12th ईयर होगा, फिर उनका 25th ईयर, फिर 33rd मतलब आपका 33 साल, फिर आपका 36 साल, फिर 42 एंड देन 54। ये ईयर्स आपके बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। ठीक इसी तरीके से आप मिथुन राशि वाले लोग, राशि का मतलब ये है जो D9 में जो राशि दी हुई है, मिथुन राशि वाले के लिए 33 के जब होंगे, 38 के जब आप होंगे, 53 एंड 69, ये ईयर्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ऐसे ही ठीक कैंसर वालों के लिए जो कर्क नवांशा के लोग हैं उनके लिए उनकी लाइफ का 12th ईयर, 22nd ईयर, 28th ईयर एंड 56th ईयर विल बी मोस्ट डेंजरस ईयर, ठीक है। उसके बाद आया सिंह। अब सिंह में, अब जैसे मैंने बताया था ना टॉरस में आप टॉरस का भी देखोगे, सिंह में चंद्रमा है तो उसका भी देखोगे। तो 12th ईयर, 25, 33, 36, 42 एंड 44। अब यहाँ आप लियो का ले लो, लियो में कौन कौन से ईयर्स हैं, 12, ठीक है, फिर 21st, 26, 52 एंड 61। अब इसमें कौन कौन से नंबर्स कॉमन है आप वो देख लो। 12 कॉमन है, 21 कॉमन नहीं है, 26 भी कॉमन नहीं है, 52 भी कॉमन नहीं है, 61 भी कॉमन नहीं है। तो मतलब इस वाली कुंडली के लिए क्योंकि टॉरस और मून दोनों एक कॉमन ईयर को बता रहे हैं जो मोस्ट डेंजरस है, दैट इज 12th ईयर ऑफ दिस नेटिव। तो वाले साल में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ होगा, लेकिन अब वो मैनेजेबल था, नॉर्मली निकल गया या क्रिटिकल था, वो आप कैसे चेक करोगे वो हम आगे देखते हैं। अभी मैं एक बार एक आइसिस तक का बता दूं उसके बाद बताते हैं, ठीक है। इसके बाद वर्गो का जो डेंजरस ईयर्स है वो है 24, 36, 48 एंड 54, ठीक है। देन लिब्रा का है 7th ईयर जब वो 7 साल के होंगे तब, 13 ईयर के, 22 ईयर के एंड 22 ईयर के, देन 36 एंड 42। ये ईयर्स लिब्रा वालों के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहने वाले हैं। अच्छा, अभी लिब्रा के बाद आएगा आपका स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के 22nd उनकी लाइफ का, 22nd, 36 एंड 42। ये जो ईयर्स है वो बहुत डेंजरस है। सॉरी, वृश्चिक वालों के ना 22nd, 44 नहीं गलत है, 22nd, 7, 13, 22nd, 36 एंड 42, हाँ ये सही है।
वृश्चिक वालों के लिए है 22, 44, बिकॉज मेरी एक फ्रेंड है ना तो इसीलिए मुझे लगा कि ये ईयर्स नहीं ये है 44, 58 एंड 64। ये जो ईयर्स है ये बहुत डेंजरस है। मैंने पर्सनली आई हैड सीन वन ऑफ माय फ्रेंड हु हैड गॉन थ्रू लिटरली टफ टाइम। क्यों? क्योंकि उनकी दशा भी ठीक उस टाइम में नहीं चल रही थी, इसलिए वो बहुत खराब टाइम थे। नाउ सेजिटेरियस, सेजिटेरियस वालों के लिए जो ईयर्स है वो उनका 9th ईयर है, 16th ईयर है, 22nd ईयर है, देन 36th ईयर एंड देन 52। ये ईयर्स इनके लिए बहुत चैलेंजिंग है। अब इसके बाद आया कैप्रिकॉर्न। कैप्री ये भी मैंने देखा है 19th ईयर, 27 वेरी ट्रूथ, 34 अगेन इज वेरी वेरी मच कनेक्टेड टू 34 ईयर, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव था। इसके लिए मेरी ही लाइफ में आया है चेक। अभी 49 आएगा तो करना चलेगा 49 and then 54 and 68, 54 and 68। तो ये ईयर्स चैलेंजिंग रहेंगे मकर वालों को। अब कुंभ की बात आई, जो कुंभ है उसके लिए 7 है, 14, 20, 28, 32 and 61। आपकी फैमिली में जैसे आई हैड सीन इन कैप्रिकॉर्न इन माय फैमिली देयर इज अ मेंबर कैप्रिकॉर्न मेंबर, मतलब कैप्रिकॉर्न मेंबर इन द सेंस लग्न कैप्रिकॉर्न है, नवांशा में कैप्रिकॉर्न उदय हो रहा है। तो आई हैड सीन फिर 34th ईयर वाज वेरी चैलेंजिंग। तो इस तरीके से आप अपने फैमिली मेंबर्स में भी चेक कर सकते हैं। एक्वेरियस का हो गया। नाउ पाइसेस, पाइसेस का भी एक तो 16th ईयर है, 16 साल जो होता है वो इनका चैलेंजिंग होगा, और 22nd, 28, 42 and 56, 42 and 56। ये जो ईयर्स है ना ये इनके बहुत ज्यादा चैलेंजिंग ईयर रहते हैं। अब जैसे मैंने वो ट्रिक बताई थी कि आपको कैसे चेक करना है नवांशा से, और जहां चंद्र है वहां देखिए किस राशि में नवांशा में चंद्र बैठे हैं, वहां से उस राशि के ईयर्स पकड़ लो, नवांशा जो उदित नवांशा है उसके पकड़ लो। अब ये कैसे देखना है कि ये सच में डेंजरस रहेंगे या मैनेजेबल रहेंगे, इसको देखने का एक तरीका है कि जब आपका मतलब चैलेंजिंग ईयर आ रहा है, डेंजरस ईयर आ रहा है, उस टाइम में आप देखोगे एमबी आपकी क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, इन दोनों को चेक करोगे। क्योंकि ये जो दोनों महादशा अंतरदशा कहीं कुछ हद तक आप पीढ़ी भी चेक कर सकते हो अगर किसी बड़े प्लैनेट की है ज्यादा टाइम के लिए। तो अगर ये जो आपकी एडी एमडी, एमडी से भी ज्यादा, एमडी से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक महादशा बहुत लंबे सीक्वेंस के लिए रहते, बहुत लंबे टाइम के लिए रहती। जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा वो आपको अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा से पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखो कि जो अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा है वो इस टाइम फेवरेबल है, कहीं वो 6, 8, 12 पे बैठे हुए प्लैनेट्स की तो नहीं है, मारक प्लैनेट्स की तो नहीं है। सोचो किसी की एज चल रही है, कोई अपने 68 की एज में है, 63 की एज में है, ठीक है, और जो उसकी अंतरदशा चल रही है, उसका डेंजरस ईयर चल रहा है, ठीक है, सपोज जैसे मैंने बताया 68 है कैप्रिकॉर्न वालों का, अगर उनका 68 ईयर चल रहा है, उनकी दशा भी कोई 8th हाउस से रिलेटेड, 12th हाउस से रिलेटेड, 6th हाउस से रिलेटेड चल रही है, या 6th हाउस के लॉर्ड की चल रही है, 8th हाउस के लॉर्ड की चल रही है, 12th हाउस के लॉर्ड की चल रही है, किसी मारक भाव के 7th हाउस या 2nd हाउस लॉर्ड की, या बैठे हुए किसी प्लैनेट की चल रही है, या किसी क्रूर प्लैनेट की, मतलब क्रूर इन द सेंस मेलेफिक प्लैनेट है ना, किसी मेलेफिक प्लैनेट की चल रही है, तो वो आपको तकलीफ देगी, आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि एक तो हेल्थ की डिटोरिएट हो रही है, 68 आपकी एज है, ऊपर से आपका वो डेंजरस ईयर भी है, प्लस आपकी जो बुद्धि चल रही है, जो दशाएं चल रही है, वो भी आपके मैलेफिक हाउसेस की, मैलेफिक प्लैनेट्स की चल रही है। तो मैलेफिक प्लैनेट्स क्या करते हैं, हमारी पर्सनल, हमारी हेल्थ को या लिविंग एंटिटीज जो होती है ना उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड उनको हार्म होता है।
है ना। तो उनको काम करेंगे तो हो सकता है आपकी हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू आ जाए, कोई बीमारी डायग्नोस हो जाए, कोई क्रोनिक डिजीज हो कि जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा काम करना पड़े, वो मैनेजेबल ना हो आपके लिए एट दैट पर्टिकुलर एज, तो आपको वो देखना है। अब हो सकता है किसी का ऐसा टाइम चल रहा है कि जो 26 की एज में है, अपना 38 की एज में है, 33 की एज में, इस तरीके की एज चल रही है। आपके 10th हाउस की उस टाइम में तो 6th हाउस में तो ठीक है, चलो आपको चैलेंजेस आएंगे, कंपटीशन बहुत होगा। भी अगर एक हाउस के आई तो आपको हो सकता है आपका कोई एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा हो, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉन्ग, मतलब एक कहते हैं ना डिफरेंट सिनेरियो जो आपने कभी प्लान नहीं किया था, अचानक क्योंकि सडननेस का भी हाउस है, तो कि आगे हो सकता है जगह चेंज हो जाए, प्लेस चेंज हो जाए, आप नहीं छोड़ना चाह रहे हो अपनी वो प्लेस, बट स्टिल यू हैव टू गो थ्रू बिकॉज वो है टफ टाइम है। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। तो आप अपनी उस टाइम में एज भी देखोगे, आप ये भी देखोगे किस हाउस के लॉर्ड की या वो जो प्लैनेट बैठा है हमारे, वो किस भाव को इम्पैक्ट कर रहा है, किस भाव से रिलेटेड दशा चल रही है। तो आप ये देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर ईयर में इस हाउस से रिलेटेड, क्योंकि जिस भाव मतलब जिस प्लैनेट के अंदर दशा है, अब तो अगर वो पॉजिटिव है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे 9th हाउस लॉर्ड की चल रही है, वहां तो आपको स्वामी की चल रही है, लग्नेश की चल रही है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस सपोज 10th हाउस की चल रही है, 33 की एज है, 38 की एज है, 52 की एज है, करियर में आपको चेंज हो सकता है ना, करियर के थ्रू मतलब करियर में उस हाउस के थ्रू कुछ एक चेंज आ सकता है, तो वहां आपको मैनेज करना है। तो इस तरीके से आप अपने वो जो क्रूशियल ईयर्स हैं, चंद्रमा को रेफरेंस लेके, नवांशा को रेफरेंस लेके आप अपने को क्रूशियल ईयर्स यहाँ पर निकाल सकते हो। और निकालने के बाद अपने मतलब एक लाइफ को प्लान करते हैं, किसी भी किस तरीके से हमें प्लान करना है, प्लान करो एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, उस टाइम के लिए आपको पता है कि जब ये ईयर निकल जाएगा तो थिंग्स विल बी बेटर। थोड़ा सा पेशेंस भी आ जाता है कि जब उनको ये पता चल जाता है, टाइम फ्रेम पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद हमारी लाइफ में रिलैक्स आ जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, इतनी ज्यादा उथल नहीं होगी, तो इंसान रिलैक्स रहता है। अदरवाइज उनको पता नहीं होता हाउ लॉन्ग दिस सिनेरियो विल स्ट्रेच, तो पता नहीं होता है तो हम ज्यादा आगे कर जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ये जो पूरा है ना, ये जो मैंने चार्ट बताया इसको आप पूरा लिख लीजिए अपने पास, लेकिन आपके क्लाइंट्स के उसमें भी ना आपको बहुत ज्यादा इजी रहेगा ये जानना कि किस तरीके से आप इसको लोगों को सजेस्ट कर सकते हो, अपने क्लाइंट्स को बता सकते हो कि खुशी अपने खुद के अपने फैमिली मेंबर्स की, इट विल रियली हेल्प यू आउट। और अगर सच में आपको ऐसा लगता है कि हेल्प करा है और पिछले सालों में आपने जाके देखा है कोई चैलेंजेस सच में आपने फेस किए हैं या वो मैनेजेबल थी, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं डेंजरस रहेंगे, लेकिन हैपनिंग रहेंगे, मैनेजेबल रहेंगे अगर आपकी एडीपीडी अच्छे ग्रहणती है, अच्छे भावों की है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।